गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड और गद्य खंड में हमारा पाठ है पाठ 4 जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद। ठीक है, सांवले सपनों की याद। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं जाबिर हुसैन, उनके जीवन परिचय के बारे में पहले विचार कर लेते हैं। साहित्यकार जाबिर हुसैन का जो जन्म है 1945 में ग्राम नौनही राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ था। ठीक है, उन्होंने अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अध्यापन कार्य किया। उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू किया और सन 1977 में बिहार की मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुने गए और मंत्री बन गए। ठीक है, सन 1995 में बिहार विधानसभा परिषद के सभापति बने तथा उन्होंने लंबे समय तक अपना कार्य किया। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे लेखक भी थे। ठीक है, उनकी जो प्रमुख रचनाएं थी जाबिर हुसैन की, वो था जो आगे हैं डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी। ठीक है, जाबिर हुसैन जो थे उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू तीनों भाषाओं में बहुत बड़े ज्ञानी थे और तीनों भाषाओं में उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपना लेखन का कार्य किया। ठीक है, जाबिर हुसैन ने अध्यापन के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन में आम आदमी के संघर्ष को निकटता के साथ महसूस किया। ठीक है, और अपने इस अनुभव को उन्होंने अपने साहित्य में भी प्रकट किया। क्लियर हुआ? ये था उनका छोटा सा जीवन परिचय। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा पाठ का जो शीर्षक है वो है सांवले सपनों की याद। ठीक है, सांवले सपनों की याद जो है वो जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। ठीक है, जो प्रसिद्ध सालिम अली जो कि एक पक्षी विज्ञानी थे, है ना, पक्षी प्रेमी थे, उन पर समर्पित है। ठीक है, यह संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया था। क्लियर हुआ? सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक पर्यावरण प्रेमी भी माना है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब है हमारा पाठ सुनहले पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है ना। यह जो झुंड था वो मौत की वादियों की तरफ जा रहा था, जिसमें सबसे आगे आगे जो थे वो सालिम अली थे, है ना, और वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतरहीन, ठीक है, अंतहीन मतलब सबसे अंत सफर का बोझ उठाए हुए जा रहे थे। उनका जो सफर था वो अंतिम सफर था। ठीक है, वे उस वन पक्षी की तरह, वन पक्षी जिस तरह से उड़ते ही जाते हैं, अपने ऊंचाइयों को छूते रहते हैं, उसी प्रकार वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे थे। ठीक है, जो अपने अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसते हैं। क्लियर हुआ? इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी चाहेगा तो कैसे? ठीक है, सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को एक आदमी की नज़र से देखते हैं, है ना। वे जिस प्रकार से झरने, पहाड़, जंगलों को वे जिस दृष्टि से देखते हैं, ऐसे में वे इनके जो मधुर संगीत है उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं, ये कह रहे हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब श्री कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार के अपनी क्रियाकलाप की थी, है ना, और कब अपने मधुर स्वर में बंसी बजाई थी। वृंदावन संगीतमय हो उठा, पर आज वृंदावन जाने से वो सारी क्रियाकलाप, वो सारे कार्य, वहाँ की हर एक चीज़ में हमको महसूस होता है ना। आप लोग कभी वृंदावन जाओगे, है ना, वृंदावन बहुत फेमस जगह है। अगर आप लोग कभी वृंदावन जाओगे तो वहाँ पर आप लोग देखना कि वहाँ कृष्ण लीला से संबंधित ऐसी बहुत सारी घटनाओं से संबंधित चीज़ें होंगी, है ना, और वहाँ की उन चीज़ों से हमको वो सारी चीज़ें हमें याद दिलाएंगी उस समय की, है ना। उस समय जो चीज़ें, जो घटनाएं हुई थी, उन सारी चीज़ों से हमको वो घटनाओं के बारे में, वो कार्य के बारे में हमको पता चल रहा था। तो यहाँ पर यमुना का सांवला पानी उन सारी घटनाओं की हमें याद दिलाता है। कृष्ण की जो बांसुरी है, उसकी जो सुरीली तान है, वह वृंदावन अभी भी उससे मंत्र मुग्ध है। अभी भी वहाँ पर उसका अनुभव किया जा सकता है, खाली नहीं है बोल रहा है ना। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि उसका जो जादू था, उन बांसुरी की आवाज़ का जो जादू था, मधुर संगीत था, वो अभी भी वृंदावन से खाली नहीं हुआ है। कमज़ोर शरीर वाले सालीमली की जो मृत्यु थी वो लगभग 100 साल की उम्र में हुई थी, है ना। यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं सालीमली, ये जो संस्मरण है वो किस पर आधारित है? सालीमली पर, ठीक है। और सालीमली कौन है? एक पक्षी विशेषज्ञ, है ना, जो पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उनका जो शरीर था वो बहुत ही कमज़ोर शरीर वाले थे, और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो लगभग 100 साल में की उम्र में हुई थी, है ना। उनकी जो मौत का जो कारण था वो कैंसर था, ठीक है। इस उम्र में भी उनकी जो आंखें थी वो बहुत तेज थी, और उस उम्र में भी वो पक्षियों को बहुत पारखी नज़र से देख सकते थे, है ना। और क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे, पक्षियों के प्रति उनका लगाव जो था वो बहुत ज़्यादा था, है ना। वो पक्षियों की हिफाजत करते थे हमेशा। वे अपनी मृत्यु के निकट तक भी पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करते रहे, है ना। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय भी वो क्या करते रहे? अपने मृत्यु तक भी वो पक्षियों की जांच पड़ताल करते रहे। हमेशा से ही वो पक्षी प्रेमी रहे, ठीक है। सालीमली एक प्रसिद्ध बर्ड वॉचर, है ना। बर्ड वॉचर किसे बोलते हैं? जो पक्षियों के बारे में जांच पड़ताल करता है, जो पक्षियों के अच्छे बुरे के बारे में वो सोचता है, जो पक्षियों की सुरक्षा करता है, उसको बोलते हैं बर्ड वॉचर, ठीक है। एकांत के क्षणों में भी प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते। जब वो कोई भी काम नहीं करते, है ना, उस समय वो एकांत में रहते, उस समय भी वो क्या करते थे? हमेशा से ही पक्षियों के बारे में सोचते या फिर प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा लेते और खोए रहते। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया थी, है ना, क्योंकि वो हर एक चीज में, प्रकृति की हर वस्तु में वो आनंद खोज लेते थे और उसी में वो खो जाते थे। इसीलिए उनकी एक रहस्यमयी दुनिया थी जिसे उन्होंने अपनी जीवन संगिनी किसे कहते हैं? जो अपने जीवन भर का साथी होता है, उनकी पत्नी, है ना, जिनका नाम था तहमीना, ठीक है। तहमीना की मदद से उन्होंने वो जो रहस्यमयी दुनिया थी वो किसकी मदद से उन्होंने बनाई थी? अपनी पत्नी तहमीना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोग उसको ध्यान से सुनोगे, ठीक है। उनकी जो जीवन संगिनी थी तहमीना, उनकी मदद से उन्होंने एक अपनी ही अलग रहस्यमयी दुनिया बनाई हुई थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ साथ एक पर्यावरण प्रेमी भी थे, है ना। पक्षियों से तो उन्हें प्यार था ही, है ना, साथ में साथ वो
पर्यावरण से भी बहुत प्यार करते थे, पर्यावरण की हर एक वस्तु में, हर एक चीज में आनंद महसूस करते थे। ठीक है, वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, तत्कालीन मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के चौधरी चरण सिंह, उनके पास मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, ताकि उसको रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाया जा सके, कोई उपाय निकाला जा सके, क्योंकि वो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे, है ना। प्रकृति को अगर किसी प्रकार का नुकसान होता था तो वो उसको सह नहीं पाते थे, इसी कारण वो चौधरी चरण सिंह के पास जाते हैं ताकि कोई भी उपाय निकाला जा सके। उनकी चिंता जो थी उसे देखकर मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले जो प्रधानमंत्री थे, है ना, चौधरी चरण सिंह, जब सालिम अली वो सारी चीज़ें बताते हैं साइलेंट वैली के बारे में, है ना, तो केरल की जो साइलेंट वैली थी उसके बारे में जब वो पूरी बातें बताते हैं कि किस तरह से उसको रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से खतरा है, तो जो चौधरी चरण सिंह रहते हैं उनकी आंखें भर आती हैं। ठीक है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। आज न तो चौधरी चरण सिंह थे और न ही पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा, है ना। जब ऐसे लोग अगर चले जाते हैं इस दुनिया से, तो इस स्थिति में पक्षियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में कौन सोचेगा। ठीक है, सालिम अली की आत्मकथा का जो नाम था वो था फॉल ऑफ अ स्पायरो। ठीक है, क्या था सालिम अली की आत्मकथा का नाम? फॉल ऑफ अ स्पायरो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आप लोग याद करके रखोगे, है ना। इस कभी कभी पूछता है वन वर्ड आंसर में कि सालिम अली की जो आत्मकथा थी उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर क्या मैंने बताया? फॉल ऑफ अ स्पायरो। ठीक है, इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात है ना। ये सारी बातें हुई इसी बात से वो प्रसिद्ध जो अंग्रेजी साहित्यकार थे D.H. लॉरेंस, उनकी मृत्यु के बाद की बात है ना। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद की बात है कि उनकी पत्नी जो थी फ्रीडा, है ना, उससे कुछ लोगों ने अपने पति के बारे में कुछ लिखने के लिए कहा। जो फ्रीडा थी, लॉरेंस की जो पत्नी फ्रीडा थी, उनसे कुछ लोगों ने ये कहा कि आप अपने पति के बारे में कुछ लिखिए, है ना, कुछ बताइए। तो जो फ्रीडा रहती है उनका जवाब ये रहता है कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा, है ना, उनसे भी ज़्यादा उनके छत में बैठने वाली एक गौरैया जानती है ना। मतलब पत्नी से भी ज़्यादा लॉरेंस के बारे में कौन जानता है? उनकी छत में बैठने वाली एक गौरैया। ठीक है, तो इस तरह जो लॉरेंस थे वो भी सालिम अली की तरह ही एक पक्षी प्रेमी थे, है ना। मतलब यहाँ पर जो सालिम अली थे और जो लॉरेंस थे, एक अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस, वो भी पक्षी विज्ञानी थे और पक्षी प्रेमी थे, दोनों ही पक्षी प्रेमी थे। ठीक है, बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से, किसकी? सालिम अली की। बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो जाती है ना। जैसे ही गौरैया घायल हो जाती है उसी समय उनके जो जीवन की जो दिशा रहती है वो बदल जाती। उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर वो गौरैया ले जाती है ना। उसी दिन से वे पक्षी के विषय में बहुत ही रुचि लेने लगे, है ना। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाइयों को छूने लगे। वे भी लॉरेंस की तरह प्राकृतिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। ठीक है, जिस तरह से लॉरेंस
प्रकृति के प्रेमी बन गए थे। उन्हें बचाने के लिए उनके बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप थे। तो उसी प्रकार जो सालिम अली भी थे वो भी लॉरेंस की तरह जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे और उनकी इसी भ्रमणशीलता के कारण ही वे आज भी ऐसा लगता है जैसे वो किसी पक्षियों की खोज में निकले हैं और अपने गले में दूरबीन टांग करके वापस फिर से अब बहुत सारी जानकारियों के साथ लौट आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो सालिम अली थे वो क्या होते हैं कि एक बार क्या होता है, बचपन में वो अपने एयर गन से एक गौरैया को घायल कर देते हैं। उस गौरैया को घायल देख करके उनका जो मन था वो बिल्कुल भी परिवर्तित हो जाता है और तभी से वो पक्षियों के प्रेमी बन जाते हैं। पक्षियों को बचाने के प्रति वो बहुत सारे कार्य करते हैं ना, और भ्रमणशील रहते हैं। हमेशा ही पक्षियों के प्रति उनका जो प्यार रहता है वो बढ़ते जाता है और वो हमेशा से ही भ्रमणशील रहे ताकि अलग अलग जगह जा कर के वो नए नए पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकें, है ना। तो जो लेखक है वो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो सालिम अली हैं वो किसी पक्षियों की खोज में निकले हैं और बहुत सारी जानकारियों के साथ बहुत सारे क्रियाकलाप करने के बाद वो फिर से अपने गले में दूरबीन टांग करके वापस आएंगे, है ना। और यहाँ पर लेखक पूछता है कि क्या तुम लौटकर आओगे ना सालिम अली, है ना। यहाँ पर लेखक सालिम अली से पूछता है कि तुम लौट करके आओगे ना। ठीक है, ये था हमारा इस पाठ का सारांश। अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को इसमें जो भी डिफ़िकल्टीज रहेंगी, जो भी हमको बाधाएं होंगी, हम उस पर विचार करेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।